साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मेंस 365 नाम से मैगजीन प्रकाशित की गई है और अभी इसका जो हिंदी वाला है वो सामाजिक मुद्दे से संबंधित जो मैगजीन है वही हिंदी में आया है, बाकी इंग्लिश में है। तो ये सामाजिक मुद्दे से संबंधित जो मैगजीन है ये पूरे आपके 108 पेज की मैगजीन है। ये मैगजीन आपका मुख्यतः जो यूपीएससी मेंस है और ये आपका उपयोगी है यूपी पीसीएस मेंस के लिए भी। तो जो मुख्य परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए इसको प्रकाशित किया गया है, परंतु इसके अतिरिक्त ये आपके जो आगामी प्री की परीक्षाएं हैं उनके लिए या जो अन्य परीक्षाएं हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण, मतलब मुख्य परीक्षा के साथ साथ जो आगामी प्री की परीक्षाएं होंगी उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम लोग जो इसका जो महिला वाला सेक्शन है, महिला से संबंधित जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों को हम लोग इस वीडियो के तहत देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महिलाएं के तहत कार्यबल में महिलाएं अर्थात वुमेन इन वर्कफोर्स। तो यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका आप आंसर राइटिंग में, निबंध में, मतलब हर जगह पे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो देखिए भारत में वर्तमान स्थिति क्या है उसकी यदि बात करें तो भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर 2004-05 की 42.7 से घट करके 32.8 हो गई। ये आंकड़ा जरूर याद रखिएगा कि भारत में महिला श्रम बल भागीदारी ये वर्ड भी याद रखिएगा। जो 2004-05 में 42.7 थी वो घट करके वर्तमान में 32.8 हो गई है। और वर्तमान में पुरुषों के लिए श्रम बल भागीदारी दर जो है वो कितनी है, 77.2% है। और भारत में व्हाइट कॉलर नौकरियां, एक चीज़ याद रखिएगा, व्हाइट कॉलर नौकरियां, ब्लू कॉलर नौकरियां और पिंक कॉलर नौकरियां। तो जो व्हाइट कॉलर नौकरियां होती हैं उच्च वेतन उच्च कौशल वाली होती हैं। ब्लू कॉलर नौकरियां जो होती हैं ये शारीरिक श्रम की आवश्यकता वाली होती हैं। और पिंक कलर की नौकरियां जो होती हैं वो मुख्यतः कम वेतन वाली होती हैं। ठीक है, जैसे शिक्षण में या आया जिसमें देखभाल से संबंधित काम होते हैं। तो देखिए भारत में वाइट कॉलर नौकरियों और ब्लू कॉलर नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, वहीं शिक्षण और आया कम वेतन वाली जैसी पिंक कॉलर नौकरियों में महिलाओं की अधिकता है। कार्यबल में महिलाओं का महत्व क्या है उनके बारे में देखें तो मैकिन्से रिपोर्ट के अनुसार, यदि आपको रिपोर्ट का नाम याद रखते हो, सही याद रहता तो अच्छी बात है। मैकिन्से रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता सुनिश्चित करने से भारत की वार्षिक जीडीपी में 1.4% की वृद्धि होगी। ऐसा कहा गया है कि यदि लैंगिक समानता सुनिश्चित की जाती है तो भारत की वार्षिक जीडीपी में 1.4% की वृद्धि होगी। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के अनुसार जिन घरों में महिलाएं कामकाजी हैं उन घरों में महिलाओं के पास निर्णय लेने की शक्ति अधिक होती है। तीसरा, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर जैसे सामाजिक संकेतकों में सुधार होता है। चौथा, युवा महिला कार्यबल भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठाने में मदद कर सकती हैं। पांचवा पॉइंट, इससे भारत अन्य देशों के समकक्ष आ सकेगा और भारत को वैश्विक प्रतिबद्धताओं जैसे सतत विकास लक्ष्य के जो SDG गोल नंबर 1 है, गरीबी का अंत, SDG 5 लैंगिक समानता आदि को प्राप्त करने में सहायता होगी। अब बात करते हैं कि कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी के पीछे कारण क्या है। तो पहला है, महिलाओं को पारिवारिक जिम्मेदारियों और सामाजिक मानदंडों को पूरा करना होता है। दूसरा, परिवार की आय में वृद्धि होने के कारण कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में कमी आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि महिलाओं की तुलना में पुरुष जो होते हैं, पुरुष अधिक पेशेवर या तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं जिसके कारण महिलाओं के पास अवसरों की कमी होती है। अगला पॉइंट है, भारत में वेतन को लेकर असमानता की स्थिति है क्योंकि भारत में पुरुष श्रम आय लेबर इनकम का 82% प्राप्त करते हैं। ये विश्व असमानता जो रिपोर्ट 2022 है उसमें ये आंकड़े दिए गए हैं। और वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में कुल 146 देशों में भारत की रैंक कितनी है, 135वीं है, काफ़ी ख़राब पोजीशन है। तो इस इंडेक्स को भी आप याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त कम वेतन, यौन उत्पीड़न आदि के रूप में कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव का होना तथा डिजिटल विभाजन की स्थिति की केवल 35% महिलाएं इंटरनेट का इस्तेमाल
करती हैं। ठीक है, बाकी महिलाएं इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अब बात करते हैं कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु भारत ने कौन से इनिशिएटिव लिए हैं। तो उन इनिशिएटिव की बात करें तो पहला है मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के जरिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ा करके 26 सप्ताह कर दी गई है। दूसरा, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता, तीन चीज़ें हैं। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता या जो कोड होगा 2020 के जरिए महिलाओं को रात्रि में भी कार्य करने की अनुमति दी गई है। तीसरा, वेतन संहिता, ये लैंगिक आधार पर भेदभाव को रोकती है। अगला है महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महिला ITI, राष्ट्रीय ITI और क्षेत्रीय ITI के माध्यम से महिलाओं में कौशल का विकास किया जा रहा है। अगला है मिशन शक्ति, यह महिलाओं की सुरक्षा, बचाव और सशक्तिकरण, तीन चीज़ें हैं, सुरक्षा, बचाव और सशक्तिकरण के लिए एक अम्ब्रेला योजना है। अगला है कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष। लैंगिक उत्पीड़न क्या है? कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013, ये शॉर्ट में पॉश कहते हैं, POSH बनाया गया है। अगला, महिलाओं के आर्थिक प्रतिनिधित्व के सशक्तिकरण और प्रगति के लिए G20 गठबंधन, जिसे शॉर्ट में आप G20 एम्पावर शुरू किया गया। तो ध्यान रखिएगा, G20 के द्वारा, आप ऐसे लिख सकते हैं, G20 के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रगति के लिए G20 एम्पावर नामक एक पहल प्रारंभ की गई है। ठीक है, अब आगे क्या किया जा सकता है? इसमें आगे किया जा सकता है कि पहली चीज़, सूचना और तथ्यों के आधार पर नीतियों के विकास के लिए श्रम बाजार के बारे में बेहतर व ठोस जानकारी होनी चाहिए। अगला, महिलाओं के लिए बेहतर वेतन, प्रशिक्षण, कौशल प्रदान और नौकरी में कोटा प्रदान करने वाले नियोक्ताओं को सरकार द्वारा प्रोत्साहन देना चाहिए। किन नियोक्ताओं को? जो महिलाओं के लिए बेहतर वेतन देते हैं, प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं और कौशल प्रदान करते हैं और साथ ही नौकरी में कोटा प्रदान करते हैं, ताकि महिलाओं को नौकरी पर रखने को बढ़ावा मिले। अगला, महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, ये चारों जो क्षेत्र हैं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, इसे शॉर्ट में स्टेम कहते हैं। तो महिलाओं को स्टेम के क्षेत्रों में अध्ययन करने तथा अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला, महिलाओं को लेकर वर्तमान में प्रचलित रूढ़ियों के बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है और नियोक्ताओं की जिम्मेदारियों का विस्तार कर उन्हें अनिवार्य जेंडर पे ऑडिट्स को भी शामिल करना चाहिए। साथ ही ट्रेड यूनियनों की भागीदारी की मदद से अनुचित वेतन संबंधित भेदभाव को समाप्त करने हेतु कार्य योजना विकसित करनी चाहिए और इसके अतिरिक्त महिलाओं की सुरक्षा और महिला नेतृत्व वाली भूमिकाओं को बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही महिलाओं को उदार कामकाज की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। साथ ही नीति निर्माण, सुविचारित नीतियों को विकसित करने के लिए श्रम बाजार की ठोस जानकारी आवश्यक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन, परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन। तो रक्षा बलों में महिलाओं के लिए जो स्थायी कमीशन है उसके बारे में यदि बात करें तो सबसे पहले समझ लें कि स्थायी कमीशन होता क्या है। तो देखिए, स्थायी कमीशन का अर्थ है सशस्त्र बलों में सेवानिवृत्ति तक करियर, जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक आपका कार्य करना या करियर का होना, ये स्थायी कमीशन होता है। और शॉर्ट सर्विस कमीशन जो कि महिलाओं के लिए था, शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में 4 वर्ष के विस्तार के विकल्प के साथ 10 वर्ष की सेवा की अनुमति होती थी। मतलब महिलाएं शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 10 वर्ष तक उसमें नौकरी कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केंद्र ने रक्षा बलों में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का फैसला किया है। अब ये थोड़ा सा आंकड़ों की बात करें तो सशस्त्र बलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति क्या है? थल सेना में, भारत में थल सेना में 0.56%, वायुसेना में 1.08 और नौसेना में 6.5% महिलाएं कार्यरत हैं। वहीं रूसी सशस्त्र बलों में 10% और अमेरिका में 16% महिलाएं कार्य करती हैं। अब बात करें, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये जो यहाँ पे एक ही चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ कि जो ये महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन का प्रावधान लाया गया है, ये किस केस से आया है? तो 2020 सुप्रीम कोर्ट ने सचिव रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया वाद में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के पक्ष में निर्णय दिया था 2020 में। बस इतना याद रखिएगा। अब सशस्त्र बलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति क्या है? तो इसमें आप
इसमें आप बता सकते हैं कि पुरुष सैनिकों के बीच महिला नेतृत्व की स्वीकार्यता कम है। दूसरा, महिलाएं अपने पुरुष समकक्ष की तरह शारीरिक मानदंडों को पूरा नहीं कर सकती। तीसरा, यौन उत्पीड़न के प्रति महिलाओं की संवेदनशीलता, अलग शौचालय जैसी भौतिक बुनियादी सुविधाओं की कमी आदि वर्तमान की स्थिति है। अब महिलाओं को यहाँ पे बात करते हैं, महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं वो क्या है। पहला, महिलाओं को स्थायी कमीशन नहीं दिया जाना समानता के अधिकार का उल्लंघन है और इससे रूढ़िवादी व्यवहार को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, पहाड़ी राज्यों के सैनिकों को पहले से ही शारीरिक मानदंडों में छूट प्रदान की गई है, तो महिलाओं को भी इस तरह छूट दी जा सकती है। तीसरा, किसी भी सेवा में शामिल होने और पदोन्नति के लिए योग्यता जो है वो मूल आधार होना चाहिए, आपका शारीरिक स्ट्रक्चर नहीं। चौथा, महिलाओं को कर्नल, ब्रिगेडियर आदि उच्च रैंकों पर नियुक्ति के लिए अधिक अवसर अब मिल सकेंगे, क्योंकि ये जो पद होते थे रैंक, वो 14 साल की सेवा के बाद ही प्राप्त किया जाता था, जबकि महिलाएं पहले 10 साल में रिटायर हो जाती थी। अगला है उच्च रैंकिंग में लिंगानुपात में सुधार में परिणाम स्वरूप रक्षा बलों में लिंग संवेदनशील निर्णय लिए जा सकेंगे। जब ऊपर तक महिलाएं पहुंचेंगी तो जो निर्णय होंगे वो ज़्यादा समावेशी होंगे और लैंगिक रूप से भी ज़्यादा समावेशी होंगे और महिलाओं के सामाजिक दर्जे में वृद्धि होगी। आगे क्या कर सकते हैं सरकार या जो सोसाइटी है, महिला केंद्रित आवश्यकताओं को समायोजित करना चाहिए, जैसे प्रसव के कारण लंबी अनुपस्थिति के बाद सैन्य सेवा में लौटने के यथार्थवादी तरीके सुनिश्चित किए जाने चाहिए। दूसरा, महिलाओं के लिए कॉम्बैट विंग शुरू करना, यह रक्षा बलों में महिलाओं के लिए अवसरों में वृद्धि करेगा और लैंगिक समानता के लिए प्रेरक बल के रूप में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए सेना को लाभप्रद बनाना चाहिए और सैनिक स्कूलों में बचपन से प्रशिक्षण प्रदान करने से लड़कियों को प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त अवसर मिलेंगे और शारीरिक बाधाओं को दूर किया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं स्टेम क्षेत्र में। स्टेम क्षेत्र में महिलाएं, अब स्टेम में याद रखिएगा, इसमें आपका स्टेम का तात्पर्य होता है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, ये 4 सेक्शन इसमें आते हैं। तो देखिए स्टेम की प्रासंगिकता क्या है। आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है ये। यदि कोई विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषय को पढ़ता है तो इससे क्या होता है, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है, सामाजिक गतिशीलता को सुविधाजनक बनाता है और आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाता है और नवप्रवर्तक बनाता है। स्टेम में देखिए यहाँ बहुत ही आंकड़ों को याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ हम केवल ये बात करेंगे कि स्टेम में लैंगिक असमानता को बनाए रखने वाले कारक कौन से, क्या कारक हैं जो इन 4 क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी कम है। पहला, दोहरी भूमिका सिंड्रोम। दोहरी भूमिका सिंड्रोम मतलब महिलाओं के व्यावसायिक जीवन के निर्णय काफ़ी हद तक उनकी घरेलू जिम्मेदारियों से प्रभावित होते हैं। दूसरा, कार्यस्थल पर भेदभाव। संगठन में प्रबंधन या नेतृत्व के स्तर पर महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व होने के चलते कार्यस्थल पर उन्हें प्रदर्शन मूल्यांकन में लैंगिक पूर्वाग्रह या भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तीसरा, लैंगिक रूढ़िवादिता। स्टेम क्षेत्र को सामान्यतः पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। इस तरह की सोच भी विद्यमान है कि महिलाएं गणित और विज्ञान में बौद्धिक रूप से कमजोर होती हैं। चौथा, उपयुक्त कार्यस्थल का अभाव अथवा यात्रा भत्ता, आवास और मातृत्व लाभ जैसे अन्य भत्तों का न होना भी महिलाओं को स्टेम में करियर बनाने से रोकता है। इसके अतिरिक्त स्टेम क्षेत्र में अभिरुचि बढ़ाने हेतु प्रेरित करने के लिए लड़कियों के पास इस क्षेत्र से जुड़े रोल मॉडल्स की कमी है। अब सरकार द्वारा इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि इसमें स्टेम क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा दिया जा सके। तो पहला है विज्ञान ज्योति योजना। आप योजनाओं के नाम याद रखिएगा, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। स्टेम विज्ञान ज्योति योजना। दूसरा है किरण। किरण जो है यह योजना महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने शुरू किया है। गति, अगला है गति। इसके बाद है क्योर या क्यूरी। तो क्यूरी जो है ये किरण योजना का ही, ये जो ऊपर किरण योजना था, किरण योजना का ही एक उप घटक है। ठीक है, इसे महिला विश्वविद्यालयों में अत्याधुनिक अवसंरचना विकसित करने के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत बायोटेक्नोलॉजी कैरियर एडवांसमेंट एंड रीओरिएंटेशन प्रोग्राम, बायोकेयर के नाम से याद रखिए। अगला है सी स्टेम, ये एक वार्षिक कार्यक्रम है, बस इतना याद रखिए। आगे क्या कर सकते हैं, महिला मंच या कामकाजी माता पिता संपर्क के माध्यम से महिलाओं में आत्मविश्वास की कमी को दूर करने की जरूरत है। इसके तहत महिला वैज्ञानिकों, गणितज्ञों आदि की जीवनियाँ शामिल करके शिक्षण सामग्री में लैंगिक पूर्वाग्रह से जुड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। पितृत्व अवकाश की सुविधा दी जानी चाहिए। साथ ही अनुसंधान कार्य में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आयु संबंधी पात्रता मानदंड में छूट दी जानी चाहिए। कार्यस्थल पर सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित क्रेच सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए
और कार्य परिसर में आवास की सुविधा दी जानी चाहिए। साथ ही गैर सरकारी स्टेम पहलों को गैर लाभकारी स्टेम पहलों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लैंगिक समावेशन निधि स्थापित की जानी चाहिए और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी को बढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं केयर इकोनॉमी की, कि केयर इकोनॉमी क्या है। तो देखिए, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने केयर इकोनॉमी के महत्व के संबंध में चर्चा की थी और ये कहा गया है इन रोजगारों में 80% का नेतृत्व जो है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। केयर इकोनॉमी होती क्या है, महत्वपूर्ण हमारे लिए ये है। केयर इकोनॉमी से तात्पर्य ऐसी गतिविधियों और संबंधों से है जो वयस्क, बच्चे, वृद्ध, युवा, कमजोर और समर्थ व्यक्तियों की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक व भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करते हैं। केयर इकोनॉमी से तात्पर्य ऐसी गतिविधियों और संबंधों से है जो वयस्क, बच्चे, वृद्ध, युवा, कमजोर और समर्थ व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करते हैं। केयर इकोनॉमी के अंतर्गत अनेक क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा और घरेलू कार्यों को शामिल किया जाता है। जो घरेलू कार्य होते हैं वो भी इसके तहत आते हैं। तो कुछ यदि आंकड़ों की बात करें यहाँ पर पहले, तो वैश्विक स्तर पर 75% अवैतनिक केयर जो है, जिसके लिए कोई वेतन नहीं लिया जाता है, वो केयर वर्क जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो पुरुषों की तुलना में 3 गुना ज़्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, वैश्विक स्तर पर 75% अवैतनिक केयर, ऐसे कार्य जिसके लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता है, वो महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो कि पुरुषों के 3 गुना है। वहीं भारत के जीडीपी में 1% हिस्सा जो है वो केयर इकोनॉमी पर खर्च किया जाता है और भारत के जीडीपी का 3.1% हिस्सा महिलाओं के अवैतनिक काम का मूल्य है और 80% भारतीय पुरुषों को मानना है कि बच्चे की देखभाल करना माँ का प्राथमिक जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं, देखिए, देखभाल कार्यों का महिलाओं पर प्रभाव क्या होता है। जो महिलाएं इस प्रकार के देखभाल के कार्य करती हैं, चाहे वो वैतनिक हो या अवैतनिक हो, तो पहला क्या होता है कि आराम के लिए समय की कमी का होना, इसमें नींद की कमी, सामाजिक अकेलापन आदि जैसे मुद्दों के कारण जीवन की गुणवत्ता में उनकी गिरावट होती है। दूसरा, अवसरों से वंचित हो जाना, देखभाल संबंधी कार्यों से महिलाओं को सक्रिय रूप से आगे शिक्षा जारी रखने में बहुत परेशानी होती है या उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, तो उससे उन्हें रोजगार के अवसरों से वंचित होना पड़ता है। साथ ही कार्यस्थल पर भेदभाव, नियुक्ति और वेतन में भेदभाव के कारण महिलाएं अपने कौशल स्तर से नीचे के तथा उन क्षेत्रों में रोजगार चुनती हैं जो परंपरागत रूप से उनकी लैंगिक भूमिकाओं से जुड़े होते हैं। जैसे आप शिक्षा को मान सकते हैं, टीचर। लिंग आधारित भेदभाव को बढ़ाना, देखभाल संबंधी कार्यों से परिवार में महिलाओं व लड़कियों की स्थिति को कमतर आंका जाता है या उन्हें बहुत कम महत्व दिया जाता है। साथ ही इससे लैंगिक असमानताओं में भी वृद्धि होती है और यह सब महिला सशक्तिकरण के लिए हानिकारक है। अन्य मुद्दे भी हैं, जैसे पर्यावरणीय और आर्थिक परिवर्तनों के प्रति संवेदनता में वृद्धि होती है, जैसे कि जलवायु संबंधी आघात, मितव्ययिता नीतियां, सामाजिक क्षेत्र के व्यय को कम करना इत्यादि। अब बात करें महिलाओं पर से देखभाल संबंधी कार्यों के बोझ को कम करने की दिशा में आगे की राह क्या हो सकती है। पहला, मान्यता देना, मतलब अवैतनिक कार्य का मापन और इसका मौद्रिक इकाइयों में आकलन किया जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा, सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। और इसके अतिरिक्त पुनर्वितरण मतलब लैंगिक रूप से पक्षपात रहित और सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अवकाश नीतियों को लागू करना चाहिए। साथ ही लचीले वर्क शेड्यूल या टेली वर्किंग को बढ़ावा देने सहित शिक्षा के माध्यम से व्यवहार में बदलाव लाने जैसे उपाय किए जाने चाहिए। साथ ही देखभाल कर्मियों की पहचान करना, देखभाल कर्मियों को परिभाषित करने की आवश्यकता है, उनके लिए एक पहचान तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए तथा उन तक आवश्यक लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें जॉब कार्ड आवंटित करने चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में ई श्रम पोर्टल का लाभ उठाया जा सकता है। केयर इकोनॉमी में निवेश करना चाहिए। यदि सकल घरेलू उत्पाद का अतिरिक्त 2% भारतीय स्वास्थ्य और देखभाल क्षेत्र में निवेश किया जाए तो 11 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त भावनात्मक श्रम से जुड़े मुद्दों का समाधान करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कुछ बताया गया विशेषताएं, केयर इकोनॉमी की विशेषताएं क्या है। तो इसमें देखिए आपका अवैतनिक देखभाल कार्य लोकहित में होते हैं, मतलब इसमें अवैतनिक और वैतनिक दोनों तरह के कार्य आते हैं। दूसरा, केयर इकोनॉमी में पुरुषों से अधिक महिलाओं की भागीदारी है। तीसरा, यह बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देती है, साथ ही इससे वृद्धि की संभावनाएं भी बहुत अधिक हैं। चौथा, वेतन
वैतनिक देखभाल कार्य भारत के लिए विप्रेषण का एक बड़ा स्रोत है, रेमिटेंस का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो है आपका वो है विधायिका में महिला आरक्षण के बारे में। विधायिका में महिला आरक्षण के बारे में बात करें तो देखिए, पृष्ठभूमि क्या है कि महिला आरक्षण विधेयक पहली बार 1996 में पेश किया गया था, लेकिन लोकसभा के विघटित होने से यह व्यवगत हो गया था। और इसमें था क्या, इस विधेयक में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा गया था। आरक्षित सीटों को राज्यों के प्रदेशों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन के अनुसार आवंटित किया जा सकता है। अब बात करते हैं इस विधेयक के समर्थन में क्या तर्क है और विरोध में क्या तर्क है। पहला, समर्थन में तर्कों की बात करें तो यह महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है और यह उन्हें उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार, भेदभाव और असमानता से लड़ने में मदद करेगा। दूसरा, यह महिलाओं की सतत प्रगति के साथ साथ प्रतिनिधि लोकतंत्र व समावेशी समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। तीसरा, पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का अनुभव जो है वो उत्साहवर्धक रहा है, इसलिए यहाँ भी इसे लागू किया जा सकता है। चौथा, यह महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर यूएन कन्वेंशन, इनका नाम याद रखिएगा, यूएन कन्वेंशन और बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, या आप बीजिंग कन्वेंशन भी सीधे लिख दीजिए। यूएन कन्वेंशन और बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 के तहत निर्धारित लक्ष्यों के पालन के लिए आवश्यक है ये विधेयक। अब इसके विपरीत विरोध में क्या तर्क दिए जाते हैं कि क्यों नहीं मतलब होना चाहिए आरक्षण। पहला, यह महिलाओं की असमानतापूर्ण स्थिति को बनाए रखेगा, क्योंकि उन्हें योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धी नहीं माना जाएगा कि वो आरक्षण की मदद से ही आगे बढ़ रही हैं। दूसरा, यह केवल संभ्रांत वर्ग की महिलाओं, इलीट वर्ग की महिलाओं के लिए ही उपयोगी है, मतलब जिन परिवार की का बैकग्राउंड राजनीतिक है, ठीक है, जिनमें पहले से राजनीतिक चीज़ें हैं, उन्हीं के घरों की महिलाएं या जो संभ्रांत या अपर वर्ग की महिलाएं वही इसमें आगे आ पाएंगी। तीसरा, प्रॉक्सी कल्चर या सरपंच पति की अवधारणा को बनाए रखेगा, जैसा कि आप कई पंचायती राज व्यवस्था में देखते हैं, जहाँ पे महिलाएं जीतती हैं तो उनका जो अधिकतर कार्य है वो उनके पति के द्वारा किया जाता है, जो कि सरपंच पति कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ भी आ सकता है। अगला, चुनाव सुधार के बड़े मुद्दों जैसे राजनीति का अपराधीकरण और दलों के आंतरिक लोकतंत्र आदि की उपेक्षा करता है ये, मतलब हमें सबसे पहले उन पर ध्यान देना चाहिए। अब यदि बात करें वर्तमान में स्थिति क्या है, कुछ आंकड़ों की यदि बात करें हम लोग, तो संसद और अधिकांश राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिशत 15% से कम है। दूसरा, संसद या राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं है। तीसरा, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में का जो आंकड़ा है, भारत 146 देशों में 135वें स्थान पर है, ये भी याद रखिएगा। अब यदि बात करें कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की समझ क्या बाधा है, वो क्यों नहीं आगे आ पाती इसमें, तो पहला, आर्थिक निर्भरता, वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। दूसरा, पितृसत्तात्मक मूल्य का होना। तीसरा, राजनीति का अपराधीकरण। चौथा, शिक्षा और जागरूकता का अभाव। और पांचवा है पारिवारिक सहयोग का अभाव। आगे क्या कर सकते हैं, तो देखिए, संसद में विचार विमर्श, बहस और इसका पारित होना सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता और ठोस साक्ष्य दोनों आवश्यक है। दूसरा, राजनीति में प्रचलित पुरुष प्रधान मूल्य व्यवस्था में परिवर्तन लाना जरूरी है। तीसरा, महिलाओं को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जागरूकता और नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। और चौथा जो है, वैकल्पिक उपाय के रूप में राजनीतिक दलों के भीतर आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये दलों को पता किया जाए कि वो 33%, कम से कम 33% महिलाओं को वो कैंडिडेट बनाए अपना, मतलब ठीक है। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्वीडन और नॉर्वे आदि देशों में राजनीतिक दलों के भीतर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। अब बात करते हैं सरपंच पति की। तो देखिए, अभी ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर गठित संसदीय स्थायी समिति ने निर्वाचित महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरपंच पति वाली व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश की है। अब पहले हम लोग पंचायती राज संस्थाओं की बात कर लेते हैं, मैं महिला आरक्षण की बात कर लेते हैं। तो देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किया गया पंचायती राज संस्थानों, जो भाग 9 के भाग 11 में कवर किए गए हैं। तो राज्य संस्थानों में इसके हर स्तर पर अध्यक्ष के पदों पर महिलाओं हेतु 1/3 सीट आरक्षित होंगी अनुच्छेद 243D के अनुसार। दूसरा, कई राज्यों जैसे कि बिहार है, आपका केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि ने पंचायत सदस्यों और सरपंच पदों के लिए 50% आरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान लागू किए हैं। तीसरा, वुमेन एंड मैन इन इंडिया,
रिपोर्ट जो है इसके अनुसार जितने भी जनप्रतिनिधि चुने गए हैं उसमें से 46% जो है वो महिलाएं हैं। याद रखिएगा कि 46% महिलाएं चुनी गई हैं। अब जो प्रमुख प्रावधान उनकी यदि बात करें तो देखिए, जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति है उसने पंचायत राज स्तर पर महिला प्रतिनिधियों या महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सदस्य बनाने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं। पहली सिफारिश क्या है कि सरपंच पद या प्रधान पद जैसी प्रचलित अवधारणाओं पर अंकुश लगाने के लिए निर्वाचित महिलाओं को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करने की आवश्यकता है। दूसरा, महिलाओं को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाना चाहिए। तीसरा, महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं क्या हैं। वित्तीय और डिजिटल साक्षरता की कमी होती है उनके पास। अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव होता है। तीसरा, प्रबंधन संबंधी कम अनुभव की स्थिति होती है उनकी। और चौथा, पारंपरिक रूढ़िवादी और संकीर्ण समाज द्वारा थोपी गई सामाजिक बाधाएं। महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सदस्य बनाने के उपाय क्या हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों की सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है। दूसरा, हितधारकों और सरकार को महिलाओं की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। जो विश्व आर्थिक मंच है इसके द्वारा भविष्य में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो तैयार की जाती है उसमें देशों को रैंकिंग प्रदान करते समय पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी पर भी विचार किया जाएगा। तो इससे भारत की रैंकिंग में सुधार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका महिलाओं के विरुद्ध हिंसा। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के संबंध में तो देखिए ये क्या होता है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा क्या होती है। देखिए, लिंग आधारित हिंसा का कोई भी कार्य जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं एवं लड़कियों को शारीरिक लैंगिक या मानसिक कष्ट एवं पीड़ा पहुंचती है या पहुंचने की संभावना होती है, मतलब मानसिक कष्ट या पीड़ा पहुंच रही है, पहुंचने की संभावना है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा कहलाता है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रेखांकित करने वाले कारक कौन से हैं। तो पहला तो व्यक्तिगत कारक है और फिर सामुदायिक कारक है। व्यक्तिगत कारक में क्या है, संबंधों में अत्यधिक असमानता का होना, मादक पदार्थों एवं शराब का हानिकारक सेवन, महिलाओं के प्रति द्वेष या पूर्वाग्रह इत्यादि का होना। दूसरा, सामुदायिक कारक, कठोर पितृसत्तात्मक लैंगिक मानदंडों का अत्यधिक निर्धनता और बेरोजगारी, सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की न्यूनतम उपस्थिति का होना, पुरुष प्रधान समाज को बढ़ावा देने वाले लोकप्रिय संस्कृत का होना और हाशिए पर महिलाओं को हाशिए पर रखना इत्यादि। ये तो सामुदायिक कारक हैं। देखिए, 2020 की तुलना में 2021 में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं में 16.3% की वृद्धि हुई है। इसको ध्यान रखना है आंकड़े के रूप में। अब बात करते हैं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने में भारत के समक्ष जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों की यदि बात करें तो पहला है कानून के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे हैं। कानून के कार्यान्वयन से संबंधित कई सारे मुद्दे हैं। एक तो न्यायपालिका पे काफ़ी अधिक बोझ है। इसके अतिरिक्त जो दोष सिद्धि दर है वो काफ़ी कम है। कानून एवं परिभाषाओं में अस्पष्टता है। पुलिस एवं स्वास्थ्य कर्मियों में व्याप्त उदासीनता, पुलिसकर्मियों की कमी का होना, अपराध की सूचना देने की निम्न दर का होना, न्याय प्रणाली में रूढ़िवादिता और लैंगिक पूर्वाग्रह का व्याप्त होना। सामाजिक मुद्दे क्या हैं, उसमें समाज में हिंसा के प्रति स्वीकार्यता का होना, सहिष्णुता का होना, अपराध संबंधी मामलों की कठिन पहचान का होना, न्यायोत्तर अदालतों का अस्तित्व, मतलब अदालत के अतिरिक्त भी कई सारी ऐसी अस्तित्व हैं जहाँ पर न्याय सुनाने का प्रयास किया जाता है, भेदभाव के अलग अलग रूपों पर बहुत कम ध्यान देना इत्यादि। अन्य मुद्दे क्या हैं, दंड विधि क्रिमिनल लॉ में किए गए संशोधन जो हैं, जो 2013 का जो अधिनियम है उसमें जो संशोधन किए गए हैं वो बहुत व्यापक नहीं है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामले में उपलब्ध डेटा की कमी तथा सुरक्षित अवसंरचना का भी अभाव है। ये चुनौतियाँ हैं। अब महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए भारत के द्वारा जो उठाए गए कदम हो क्या है, पहला दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 और 2018। दूसरा, महिलाओं के विरुद्ध साइबर हिंसा से निपटने के लिए IT नियम बनाए गए हैं। उच्चतम न्यायालय के प्रगतिशील निर्णय भी वर्तमान में देखें। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है। कई सारी योजनाएं हैं जैसे कि महिला पुलिस वॉलंटियर्स हैं, उज्ज्वला योजना है, निर्भया कोष है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुसमर्थन। तो देखिए, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय जो है उसका अनुसमर्थन किया गया है। और राज्य स्तरीय कई सारी पहलें हैं राज्य के सब, जैसे दिल्ली पुलिस द्वारा हिम्मत ऐप, मध्य प्रदेश द्वारा सम्मान अभियान है और केरल सरकार द्वारा पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट इत्यादि चलाए जा रहे हैं।
अब बात करते हैं यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में। सेक्सुअल हरासमेंट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पोश मतलब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 को लागू करने में गंभीर लापरवाही बरते जाने एवं अनिश्चितता की स्थिति संबंधी मीडिया रिपोर्ट को स्वतः संज्ञान लिया, इस वजह से ये चर्चा में था। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रकार क्या हैं। तो देखिए, दो प्रकार से होता है। पहला क्या है कि किसी कार्य या वस्तु या सेवा के बदले में इस प्रकार के यौन उत्पीड़न से तात्पर्य है कार्यस्थल पर किसी लाभ के बदले सेक्सुअल फेवर मांगने या यौन संबंधों के लिए दबाव डालने से है। दूसरा, घटिया कार्य परिवेश, इसमें अनुचित एवं अवांछित आचरण या व्यवहार, चाहे वो आपका शारीरिक हो, मौखिक या गैर मौखिक या दृश्य हो, शामिल है। इसके कारण कार्यस्थल पर ऐसी स्थिति बन जाती है जहां कर्मी के लिए, जो कार्य करने वाला है, स्वयं को बनाए रख पाना कठिन होता है। अब देखिए, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में बात करें तो इसका देखिए 3 जगह प्रभाव पड़ता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटना का प्रभाव पीड़िता पर पड़ता है, नियोक्ता या संगठन पर पड़ता है और समाज पर पड़ता है। तो सबसे पहले पीड़िता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पीड़िता को मनोवैज्ञानिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। दूसरा, व्यवहार के स्तर पर परिवर्तन देखा जाता है और वो अलग थलग पड़ जाती है, रहने लगती है। तीसरा, तनाव की वजह से शारीरिक और मानसिक बीमारी का खतरा बना रहता है। और चौथा, भविष्य में करियर के अवसर प्रभावित होते हैं, जिससे रोजगार के स्तर पर नुकसान होता है। नियोक्ता या संगठन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कार्य उत्पादकता प्रभावित होती है, संगठन की प्रगति और नवाचार मंद पड़ जाता है और कंपनी की छवि खराब होती है। समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए, समाज में उच्च दर्जा प्राप्त करने की महिलाओं की आकांक्षाओं को ठेस पहुंचता है। दूसरा, कानूनी और आपराधिक मुकदमों का बोझ बढ़ जाता है और पीड़िता के दीर्घकालिक पुनर्वास के रूप में समाज को लागत चुकानी पड़ती है। तो देखिए, कार्यस्थल के माहौल को महिलाओं हेतु सुरक्षित बनाने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 या पॉश एक्ट बनाया गया। इसे वास्तव में इस अधिनियम को जो है 1997 में जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत निर्धारित विशाखा गाइडलाइन थी, उसी को विस्तार देने का, उसी का ये विस्तार है और उसे कानूनी आधार प्रदान करता है। अब यहाँ विशाखा गाइडलाइन के बारे में 3 चीज़ याद रखिएगा आप, बस इतना ही याद रखना, ज़्यादा नहीं याद रखना है। पहला है, ये विशाखा गाइडलाइन जो है यौन उत्पीड़न को प्रभावित करती है। दूसरा, संस्थाओं पर 3 प्रमुख दायित्व आरोपित करती है। जो विशाखा गाइडलाइन है किसी भी संस्था पर 3 दायित्व आरोपित करती है। पहला, निषेध करना, मतलब जो भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, निषेध, उनकी रोकथाम और उसका समाधान करना। तीसरा, संस्थानों के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति गठित करना अनिवार्य किया जाता है इसी के माध्यम से। ठीक है, आगे देखते हैं ये पॉश अधिनियम के क्या प्रावधान है, इसको छोड़ दीजिए, इन प्रावधानों को याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखिएगा यहाँ पर कि ऐसे प्रत्येक निजी या सार्वजनिक संगठन में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है जहाँ 10 या इससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। और ये जो आंतरिक शिकायत समिति होती है, इन्हें दीवानी न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पर हम लोग सीधे बात करते हैं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने में जो चुनौतियाँ हैं, वो चुनौतियाँ क्या हैं। तो पहला, संगठनों द्वारा ऐसी घटनाओं को दबाने या खारिज करने की प्रवृत्ति होती है जहाँ भी इस प्रकार घटनाएँ होती हैं। दूसरा, घटना की रिपोर्ट करने में संकोच होता है। जो पीड़िता होती है वो नौकरी छूटने, सामाजिक कलंक, परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान जैसे संभावित प्रभावों के बारे में सोचकर पीड़िता अक्सर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराती है। तीसरा, अलग अलग संस्कृतियों और वैश्विक परिवेश संबंधी चुनौतियाँ होती हैं। अलग अलग सांस्कृतिक मानदंड, भाषा संबंधी बाधा और अलग अलग कानूनी परिभाषाएं यौन उत्पीड़न की रोकथाम करने के प्रयासों को जटिल बना सकती हैं। इसके अतिरिक्त पॉश कानून में जो कमियां हैं वो क्या हैं। जो ये कानून है आपका पॉश कानून, ठीक है, पॉश कानून मतलब महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013, यह केवल महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि वास्तव में किसी भी जेंडर का व्यक्ति यौन उत्पीड़न का शिकार हो सकता है। दूसरा, जब पीड़िता और आरोपी समान जेंडर मतलब एक ही लिंग के हों, तब यौन उत्पीड़न के ऐसे मामलों से निपटने के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है। तीसरा, नियोक्ता द्वारा दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कंपनी के सेवा नियमों के प्रावधानों के आधार पर की जाती है और ये सेवा नियम अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग होते हैं। ये भी एक समस्या है। अब आगे क्या कर सकते हैं, आगे ये कर सकते हैं कि पहला, यौन उत्पीड़न के किसी भी मामले में को गंभीरता से लेने की प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए कंपनियों को कर्मचारियों के लिए आचार संहिता के भीतर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। दूसरा,
आंतरिक शिकायत समिति ICC की स्थापना अनिवार्य है, करना चाहिए। ठीक है। इसके अतिरिक्त आपका प्रभावी शिकायत तंत्र लागू करना चाहिए। प्रभावी शिकायत तंत्र लागू करना चाहिए। पॉक्सो कानून 2013 में संशोधन करके क्या कर सकते हैं? पहला तो इस कानून को लैंगिक तटस्थ बनाने की जरूरत है। दूसरा, समान जेंडर समलैंगिक मतलब सेम जेंडर के यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों का समाधान करना चाहिए और यौन उत्पीड़न के दोषी के खिलाफ कार्रवाई को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब निर्भया कोष है, तो यहाँ पे हमें निर्भया कोष को बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आर्टिकल हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारे बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। ठीक है। यदि आपको पढ़ना होगा तो इसके PDF में जाकर के आप पढ़ सकते हैं। अगला है महिलाओं के विवाह की आयु के बारे में। तो चर्चा में क्यों था? क्योंकि हाल ही में लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया। इस विधेयक में जो है वो इस विधेयक में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम वैध आयु को 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी गई, जो लड़कों की आयु थी मतलब पुरुषों के बराबर। तो अब महिला पुरुष का एक ही बराबर होगा 21 वर्ष। ठीक है। यह प्रस्ताव केंद्र के एक कार्यबल द्वारा नीति आयोग को प्रस्तुत की गई थी और उसी सिफारिशों पर आधारित है। इस कार्यबल की अध्यक्षता जया जेटली ने की थी। ठीक है। तो इस कार्यबल को जो मुद्दे दिए गए थे वो क्या था? मातृत्व की आयु, मातृत्व मृत्यु दर कम करने की अनिवार्यता और पोषण स्तरों में सुधार तथा अन्य संबंध मुद्दे इससे संबंधित थे। ठीक है। अब कुछ चीज़ों का आप याद रखिएगा। भारत में विवाह की आयु का जो ऐतिहासिक परिदृश्य है, औपनिवेशिक युग में देखें मतलब स्वतंत्रता के पहले, तो दो महत्वपूर्ण है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट या सम्मत आयु अधिनियम 1891। एज ऑफ कंसेंट एक्ट या सम्मत आयु अधिनियम 1891 के जरिए विवाह की आयु 10 वर्ष से बढ़ा करके 12 वर्ष की गई। फिर बाद में आता है बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929, जिसे शारदा अधिनियम के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु 14 कर दी गई और लड़कों के लिए 18। और फिर बाद में जब देश आज़ाद होता है उसके बाद में विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और बाल विवाह विशेष अधिनियम 2006 ने लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 18 और लड़कों की 21 वर्ष निर्धारित कर दी। ठीक है। अब बात करते हैं कि बाल विवाह जो होता है उसका रीजन क्या है। तो उसके कुछ रीजन है। इसमें पहला है पितृसत्तात्मक व्यवहार का होना, कानून का प्रभावी ढंग से लागू न होना, गरीबी, विषम लिंगानुपात का होना और सांस्कृतिक कारक। ये 5 कारक ऐसे हैं जो बाल विवाह के कारण हैं जिनको आप बता सकते हैं। अब देखिए, ये जो विधेयक है, प्रारूप विधेयक की विशेषताएं क्या हैं? यह विधेयक जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करेगा। 2006 में संशोधन करेगा। 2006 के अनुसार पुरुषों की विवाह की योग्य आयु 21 वर्ष और महिलाओं की 18 वर्ष इसमें परिवर्तन करेगा। ठीक है। अब इसके अतिरिक्त बालक की परिभाषा, चाइल्ड या बालक का एक ऐसे व्यक्ति से है जिसने अभी 21 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। इसके अतिरिक्त विवाह पर विविध धर्मों के अलग अलग व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉ को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हमें इस अधिनियम के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं विवाह की आयु बढ़ाने के सकारात्मक पहलू और उसकी किन आधारों पर आलोचना की जा रही है। पहला, जो सकारात्मक पहलू, पहला, यह विवाह के मामले में जेंडर न्यूट्रलिटी सुनिश्चित करेगा, दोनों सेम उस पर रहेंगे। दूसरा, बाल विवाह में कमी, विवाह की आयु बढ़ाने से बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सहायता मिल सकती है, इससे आगे बाल विवाह के मामलों में कमी आएगी। तीसरा, महिला सशक्तिकरण, विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करने से महिलाओं को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने और कार्यबल में भाग लेने के लिए अधिक समय मिलेगा। और अगला है बेहतर स्वास्थ्य, वे अल्पायु में ही गर्भधारण और घरेलू जिम्मेदारियों के मनोवैज्ञानिक बोझ से बच सकती हैं। अब इसके विपरीत क्या तर्क दिए गए। पहला, महिलाओं के लिए विवाह करने की जो औसत आयु वर्तमान में वो 22.7 वर्ष है, वो 21 वर्ष से ऑलरेडी ज़्यादा है, तो इसलिए इसको लाने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे महिलाओं में शिक्षा की दर बढ़ रही वैसे वैसे उनके विवाह की जो उम्र की मतलब विवाह योग्य जो आयु है या कैसे जिस उम्र में शादी कर रहे हैं वो भी आपका बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त वर्तमान महिलाओं के विवाह करने की कानूनी आयु 18 वर्ष है, तब भी भारत में बाल विवाह की प्रथाएँ प्रचलित हैं, तो इससे कोई रोक लगने की उम्मीद नहीं है।
प्रस्तावित कानून महिला सशक्तिकरण में बाधा बनने वाली सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं पर ध्यान नहीं देती है। साथ ही गर्भावस्था के लिए सबसे सुरक्षित आयु जो बताई जाती है वो 20 से 24 वर्ष बताई जाती है। तो उससे मातृत्व मृत्यु दर सबसे उसमें इस जो टाइम पीरियड होता है 20 से 24 में मातृत्व मृत्यु दर सबसे कम होता है। कानून का दुरुपयोग होने का भय है। इस कानून के दुरुपयोग होने का आशंका है या विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे हाशिए पर पड़े समुदायों को कानून का उल्लंघन करने वाला अपराधी बनाकर उन पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। अन्य कानूनों के विपरीत है ये, जैसे 18 वर्ष की आयु में एक व्यक्ति मतदान कर सकता है किंतु अपनी इच्छा से विवाह नहीं कर सकता। दूसरा, इसके अतिरिक्त वर्ष 2013 के दंड विधि संशोधन विधेयक या अधिनियम के अनुसार लैंगिक संबंधों के लिए सहमति की आयु 18 वर्ष वहाँ पर दी गई है, परंतु शादी की उम्र 21 कर दी जाएगी। इसी प्रकार बाल श्रम निषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरों को खतरनाक पेशों और प्रक्रियाओं को छोड़कर अन्य सुरक्षित आजीविका में कार्य करने की अनुमति देता है। आगे क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए, आगे क्या कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सेरोगेसी। तो सेरोगेसी में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए हुआ क्या कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ऐसे दंपति की मदद के लिए ट्रिपल टेस्ट विकसित किया जो सेरोगेसी अधिनियम 2021 के प्रावधानों तक सेरोगेट बच्चे हेतु कानूनी बाधा का सामना कर रहे हैं, मतलब जो सेरोगेसी की मदद से बच्चा चाहते हैं। तो ट्रिपल टेस्ट में क्या है, 3 घटक है। पहला, पति का अनुवांशिक परीक्षण किया जाएगा। दूसरा, मतलब कि बच्चा किसी विकार के साथ पैदा न हो। दूसरा, दंपति का शारीरिक परीक्षण किया जाएगा कि यह सुनिश्चित करने के लिए दंपति में बच्चे की देखभाल करने की क्षमता है अथवा नहीं। तीसरा, दंपति का आर्थिक परीक्षण किया जाएगा, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चे के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं सेरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 में क्या बातें हैं, उसको मोटी मोटी 4 बातें, इसको याद रखिएगा बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। पहला कि सेरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 में सेरोगेसी की परिभाषा दी गई है। दूसरा, परोपकारी सेरोगेसी को अनुमति दी गई है, व्यावसायिक सेरोगेसी को अनुमति नहीं दी गई है, परोपकारी सेरोगेसी को अनुमति दी गई। तीसरा, सेरोगेट माता के लिए पात्रता मानदंड और इच्छुक दंपति के लिए योग्यता मानदंड के बारे में बात की गई है। और इसमें यह अनिवार्य किया गया है कि सेरोगेसी से पैदा हुए बच्चे को इच्छुक दंपति या इच्छुक महिला की जैविक संतान माना जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो सेरोगेसी वाला मामला है, ये देखिए एक केस याद रखिएगा, देविका विश्वास बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रजनन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य पहलू। तो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रजनन का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य पहलू है। बस इतना ही आपको यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है सेरोगेसी में, और कुछ नहीं याद रखना है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं भारत में गर्भपात कानून के बारे में। तो देखिए हुआ क्या कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी महिलाओं को गर्भावस्था, सभी महिलाओं मतलब चाहे वो विवाहित हों या अविवाहित हों, कि गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार दे दिया। 24 सप्ताह, ये आंकड़ा याद रखिएगा, ये आपके पीटी के क्वेश्चन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए। अब यह अधिकार विवाहित के साथ अविवाहित मामलों को भी प्राप्त होगा। ठीक है, अब भारत में गर्भपात कानून क्या है। भारत में गर्भपात करना या कराना भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 312 और 313 के तहत अवैध है। अवैध कब तक है, जब तक कि यह मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी अधिनियम, एमटीपी शॉर्ट फॉर्म है, याद रखिए, एमटीपी अधिनियम 1971 के तहत निर्धारित तरीके से न किया जाए। ठीक है, अब कुछ आंकड़ों की बात करें तो असुरक्षित गर्भपात के कारण भारत में प्रत्येक दिन लगभग 8 महिलाओं की मृत्यु होती है। दूसरा, भारत में वर्ष 2007 से 2011 की अवधि के दौरान कराए गए लगभग जितने भी गर्भपात थे, लगभग उसमें 67% गर्भपात असुरक्षित थे। तीसरा, 15 से 19 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को गर्भपात से संबंधित जटिलताओं का मृत्यु का सबसे अधिक खतरा होता है। अब देखिए, एमटीपी अधिनियम 2021, इसके द्वारा 1971 के अधिनियमों को संशोधित किया गया था। ठीक है, यह संशोधन कानूनी और सुरक्षित गर्भपात सेवा तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए किया गया है। अब इस अधिनियम के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसका महत्व क्या है। पहला, संवैधानिक अधिकार। इस निर्णय के अनुसार वैवाहिक स्थिति के आधार पर महिलाओं के बीच विभेद जो है वो अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन था। साथ ही अनुच्छेद 21 के तहत महिलाओं को प्रजनन, स्वायत्तता, गरिमा और निजता का अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार से एक संवैधानिक अधिकार मिलेगा। दूसरा,
वैवाहिक बलात्कार को संज्ञान में लिया गया है इस निर्णय में। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में वैवाहिक बलात्कार को पहली बार विधिक रूप से संज्ञान में लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति द्वारा जबरन यौन संबंध बनाने के कारण किसी विवाहित महिला की गर्भावस्था को एमटीपी अधिनियम के तहत बलात्कार माना जा सकता है और ऐसी स्थिति में महिलाएं किसी भी सहमति के बिना गर्भपात करा सकती हैं। महिला की परिभाषा में विस्तार होगा, साथ ही नाबालिगों की गोपनीयता की रक्षा होगी। उच्चतम न्यायालय ने नाबालिग महिलाओं को सहमति से यौन संबंध बनाने से उत्पन्न गर्भपात की अनुमति दी है। अब वे पुलिस को अपनी पहचान बताए बिना गर्भपात करा सकती हैं। हालांकि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण जो पॉस्को एक्ट है के तहत पुलिस को पहचान बताना अनिवार्य होता है। ठीक है, भारत में गर्भपात संबंधी जो चुनौतियां, उन चुनौतियों की क्या है? तो पहला, योग्य चिकित्सकों की कमी है यहाँ पर। दूसरा, धार्मिक प्रतिरोध है, मतलब कई सारे धर्मों में गर्भपात को गलत माना जाता है। तीसरा, सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है इसे। विभिन्न कारक महिलाओं को गर्भपात से रोकते हैं, जैसे कि अविवाहित महिलाओं को के गर्भवती होने जुड़ी सामाजिक कलंक जो हमारा है। दूसरा, बलात्कार से पीड़ित महिलाओं की गोपनीयता का हनन इत्यादि ऐसे मामले हैं। चौथा है नैतिक दुविधा। गर्भपात से जुड़ी बहस में प्रायः मुद्दा उठाया जाता है कि सामान्य प्रसव से पहले गर्भावस्था को समाप्त करना नैतिक रूप से सही है या गलत। तो देखिए, कुछ लोग जो हैं ये मानते हैं कि क्या कहते हैं, आपका गर्भपात होना चाहिए, महिलाओं को अधिकार होना चाहिए, और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं होना चाहिए। तो दो तर्क हैं। पहला है अधिकार समर्थक, मतलब प्रो चॉइस आंदोलन, जो माता पे केंद्रित, ये कहते हैं कि माताओं को या महिलाओं के अधिकार होना चाहिए कि वो अपना गर्भपात कराना चाहती हैं या नहीं। और दूसरा है जीवन समर्थक, प्रो लाइफ आंदोलन, जो शिशु पर केंद्रित है कि सभी को जीने का अधिकार है। तो सबसे पहले अधिकार समर्थकों की बात करते हैं। तो पहला है महिला के शरीर पर केवल उसका अधिकार है, इसलिए उसे गर्भपात का अधिकार होना चाहिए। दूसरा, घातक या आजीवन पीड़ा के कारण बनने वाले जन्म दोष, मतलब ऐसे कुछ विकार हैं उस गर्भस्थ शिशु में जिससे माता पिता की स्थिति कष्टकारी होगी, तो उसे भी वहाँ पर भी गर्भपात कराया जा सकता है। तीसरा, राज्य जो है महिलाओं की आयु, नाबालिग और मानसिक स्वास्थ्य, जो यदि मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, की अनदेखी नहीं कर सकता। यदि ऐसी कोई लड़की गर्भवती होती है तो उसे गर्भपात कराने की अनुमति होनी चाहिए। चौथा, किसी भी अनचाहे बच्चे को पैदा नहीं किया जाना चाहिए। बलात्कार पीड़ितों को गर्भपात के विषय में स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए कि वो जो बलात्कार के बाद जो प्रेग्नेंट हुई हैं उस बच्चे को रखना चाहती हैं, नहीं रखना चाहती हैं। अब जो जीवन समर्थक हैं, प्रो लाइफ आंदोलन या शिशु पर केंद्रित हैं, उनमें पहला तर्क देते हैं कि भ्रूण के व्यक्तिगत अधिकारों को बरकरार रखा जाना चाहिए। दूसरा, प्रसव पूर्व भ्रूण का लिंग परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए। यदि उनमें जन्म दोष है कोई, तो उनको भविष्य में ठीक किया जा सकता है, उपचार किया जा सकता है। तीसरा, गर्भपात मानवता के खिलाफ है। गर्भपात मानवता के खिलाफ है, साथ ही यह राज्य का दायित्व है कि वह भ्रूण सहित सभी जीवों की रक्षा करे। जैसे कि टेक्सास जो है, अमेरिका का टेक्सास, गर्भपात विरोधी कानून के अनुसार यदि चिकित्सीय पेशेवर भ्रूण में हृदय संबंधी गतिविधि प्रारंभ होने की पुष्टि कर दे तो इस स्थिति में गर्भपात प्रतिबंधित है वहाँ पर। ठीक है, तो ये आगे क्या कर सकते हैं? आगे शिक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ाने की ज़रूरत है। सामाजिक कलंक जो है, जो हम लोग ऊपर बात की, उसको समापन की ज़रूरत है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वित्तीय आवंटन में वृद्धि करने की ज़रूरत है और नैतिक मुद्दों से निपटना चाहिए, जैसे कि किसी भी दुरुपयोग से बचने के लोगों को मानव जीवन के मूल्य का एहसास कराया जाना चाहिए। महिलाओं के अधिकारों के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए धार्मिक गुरुओं की सहायता ली जानी चाहिए तथा चिकित्सा पेशेवरों द्वारा गर्भवती महिलाओं को उनके गर्भधारण के बारे में सही निर्णय लेने में सहायता प्रदान करनी चाहिए और गर्भपात कराने में महिलाओं की गोपनीयता का सम्मान किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं वॉश एवं लैंगिक समानता के बारे में। तो देखिए, अभी एक हाल ही में रिपोर्ट आई थी UN वुमेन तथा संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक चौथाई ग्रामीण परिवारों में महिलाएं एवं लड़कियां प्रतिदिन 50 मिनट से अधिक पानी या समय जल एकत्र करने में लगाती हैं। अब यहाँ पहले वॉश क्या है, वॉश को समझ लेते हैं। देखिए, वॉश में 3 चीज़ें आती हैं, WASH वॉश। तो इसमें वॉश, WA से वाटर हो गया, S से सैनिटेशन हो गया और H से हाइजीन, स्वच्छता। तो 3 चीज़ें हैं, जल, सफाई और स्वच्छता। जल, सफाई और स्वच्छता के लिए एक सामूहिक शब्द है वॉश, जिसका संबंध 3 चीज़ों से। पहला, सुरक्षित पेयजल तक पहुँच होनी चाहिए। दूसरा, सफाई, तो सफाई की बेहतर सुविधा होनी चाहिए। तीसरा, स्वच्छता के बुनियादी स्तर को बनाए रखना। ठीक है, अब कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। विश्व में 380 मिलियन महिलाएं और लड़कियां अत्यधिक गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरा,
प्रत्येक 3 में से लगभग एक महिला खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है। तीसरा, भारत में एक चौथाई ग्रामीण परिवारों की महिलाएं और लड़कियां प्रतिदिन 50 मिनट से अधिक समय वो जल एकत्र करने में बिताती हैं। अब बात करते हैं कि वॉश और लैंगिक असमानता के बीच संबंध क्या है। मतलब सुरक्षित पेयजल तक पहुंच, सफाई की बेहतर सुविधाओं और स्वच्छता के बुनियादी स्तर तक पहुंच में महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है या जो डिफरेंसेस उनकी बात करना है हमें, तो वास सुविधाओं तक पहुंच में लैंगिक असमानता व्याप्त है। इससे महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य, उपयुक्त आवास, शिक्षा तथा भोजन, देखिए 4 चीज़ें आवश्यक होती हैं, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और भोजन के साथ साथ अन्य मानवाधिकार भी प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए एक उदाहरण दिया गया है कि जो महिलाएं और लड़कियां लंबे समय तक पेशाब रोक कर रखती हैं, उन्हें मूत्राशय और गुर्दे के संक्रमण का खतरा अधिक होता है। तो रोकना भी कई बार महिलाओं की मजबूरी होती है, क्योंकि सार्वजनिक प्लेस पे कई बार उनके लिए शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं होती है। तो ये क्या है, मतलब सफाई की बेहतर या स्वच्छता के बुनियादी स्तर को बनाए रखने की ज़रूरत को ये बताता है। इसके अतिरिक्त वॉश में लैंगिक असमानता के कारण क्या है। पहला तो ज्ञान का अंतर, महिलाओं और पुरुषों के मध्य अक्सर वॉश तक पहुंच, उपयोग, अनुभव और ज्ञान के संदर्भ में अंतर होता है। दूसरा, पहुंच में कमी होती है। मानवीय स्थितियों में संघर्ष या प्राकृतिक आपदा के समय में जब पानी और स्वच्छता के स्रोत न्यूनतम होते हैं, तब अक्सर महिलाओं या लड़कियों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर विचार नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त वहनीयता अंतराल का होना, देखिए महिलाओं की वित्तीय संसाधनों तक पहुंच कम होती है, इससे भी ये मतलब इनकी पहुंच जो है सीमित होती है। दूसरा, परिवार की देखभाल करने वाले महिलाओं को पानी की कटौती अत्यधिक प्रभावित कर सकती है, विशेष रूप से उन गरीब परिवारों में जहां महिलाएं प्रमुख भूमिका में हैं। वॉश संबंधी अन्य चुनौतियां क्या हैं, तो उन चुनौतियों की बात करें तो पहला, खर्च का अंतर, मतलब वॉश के वित्त पोषण के लिए सरकारी बजट बहुत कम रहता है, कानूनी ढांचे में कमी है, संबंधित जोखिम और वॉश व्यवसाय में कम रिटर्न कारण निजी क्षेत्र का निवेश भी इसमें नहीं होता है, बहुत अपर्याप्त है। दूसरा, जवाबदेही की कमी, उच्च गुणवत्ता वाले मूल्यांकनों के जरिए केवल कुछ ही वॉश कार्यक्रमों के प्रभाव की समीक्षा की जाती है। अब वॉश के लिए भारत द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए, उन इनिशिएटिव की बात करें तो ये नाम याद रखिएगा, जल जीवन मिशन। इसमें 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए 2019 में से प्रारंभ किया गया। दूसरा, स्वच्छ भारत मिशन। तीसरा, नमामि गंगे कार्यक्रम। और चौथा है स्वच्छोत्सव अभियान का उद्देश्य कूड़ा कचरा मुक्त शहर के लक्ष्य को साकार करने के लिए महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को प्रेरित करना। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इनिशिएटिव है, पहला वॉश की WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की वॉश रणनीति 2018-25, इसके बाद यूनिसेफ की वॉश रणनीति 2016 से 2030 है। संयुक्त राष्ट्र स्वच्छता और हाइजीन कोष का निर्माण। इसके अतिरिक्त सैनिटेशन एंड वाटर फॉर ऑल नामक पहल प्रारंभ की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं लैंगिक असमानता दूर करने और वॉश प्रणाली को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, वहनीयता, मतलब मासिक धर्म में उपयोग की जाने वाली सुरक्षित और स्वच्छ सामग्रियों पर सब्सिडी दी जाए, जैसे कि महिलाओं के लिए वो वहनीय हो, मतलब उन्हें वो खरीद सकें, या आवश्यक होने पर उन्हें निःशुल्क भी दिया जाना चाहिए। दूसरा, सुगम्यता, मतलब महिलाओं की वहाँ तक जैसे सामुदायिक शौचालय के तक पहुँच में सुगम भी होना चाहिए। लैंगिक रूप से संवेदनशील बिल्डिंग कोड, वॉश के लिए लैंगिक रूप से संवेदनशील कानूनी गारंटी होना चाहिए। होना चाहिए। गारंटी लैंगिक समानता संबंधित कानूनों को स्पष्ट रूप से पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त महिला भागीदारी और सशक्तिकरण, व्यक्तिगत विकल्प चुनने और स्वयं के जीवन को नियंत्रित करने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहिए। और स्थानीय सरकारों में क्षमता निर्माण, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज के साथ समन्वय बढ़ाया जाना चाहिए। और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर विभिन्न योजनाओं तथा नीतियों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं शहरीकरण और महिलाएं, अर्बनाइजेशन एंड वुमेन के बारे में। तो देखिए, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सिटीज अलाइव डिजाइनिंग सिटीज दैट वर्क फॉर वुमेन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। अब पहले कुछ आंकड़ों को देख लेते हैं। शहरीकरण में लैंगिक असमानता जो दिखाई पड़ती है वो क्या है। 17% लोग परिवार की महिला सदस्यों को नौकरी करने का विरोध करते हैं। दूसरा, भारत में 20% महिलाएं नौकरी करती हैं। तीसरा,
वैश्विक स्तर पर लगभग 29% महिलाएं निर्णय लेने वाले वरिष्ठ पदों पर हैं, केवल 29%, 29%। और 2020 में वैश्विक स्तर पर पर्यावरण क्षेत्र के 15% मंत्रालयों का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया गया था। अब शहरीकरण और महिलाओं की बात करें तो यहाँ पे ये पॉइंट, पहली जो लाइन है इसको याद रखिएगा, शहर के बारे में। यदि आपको कहीं शहर को परिभाषित करना हो, शहर क्या है, तो शहर नवाचार, उत्पादकता और विविधता के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। लेकिन समावेशी योजना निर्माण के बिना शहरीकरण जो है वो सामाजिक अंतराल को बढ़ाता है। दुनिया भर में धनी समुदाय तथा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित शहरी वर्गों में महिलाएं सबसे अधिक सुभेद्य हैं। देखिए, शहरी योजना निर्माण में लैंगिक रूप से अनुक्रियाशील दृष्टिकोण के बिना शहर अक्सर लैंगिक असमानताओं को बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं शहरीकरण में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियां क्या हैं। पहला, लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित शहरी योजना निर्माण। तो ये जो शहरीकरण किया जाता है, जिसका योजना बनाई जाती है, इसमें योजना बनाते समय महिलाओं की तुलना में पुरुषों की गतिविधियों, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अवकाश व्यतीत करने की जगहों तथा आर्थिक कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा, पूर्वाग्रह। जैसे आपने देखा होगा कि शहरों में मूर्तियों, सड़कों के नाम, अन्य स्मारकों में महिलाओं को प्रतिबिंबित नहीं किया जाता है, बहुत कम किया जाता है, और न ही उनका कोई स्मरणोत्सव मनाया जाता है। ठीक है। तीसरा, लिंग आधारित भेदभाव, गरीबी, बेरोजगारी, अवैतनिक देखभाल कार्य, शिक्षा में बाधाएं, हिंसा, सड़कों पर छिड़खानी आदि की उच्च दर व्याप्त है। ठीक है। अगला, स्वास्थ्य और कल्याण के संबंध में शहरी सार्वजनिक स्थानों पर यौन हिंसा और यौन उत्पीड़न महिलाओं के कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। शहरी स्थानों में अक्सर महिलाओं के लिए पर्याप्त शौचालय और स्वच्छता सुविधाएं नहीं होती हैं। जलवायु परिवर्तन का असमान प्रभाव, महिलाओं के पास जलवायु परिवर्तन संबंधित व्यापक घटनाओं का सामना करने और उससे उभरने के कम संसाधन होते हैं। आगे क्या कर सकते हैं? तो भागीदारीपूर्ण शहरी डिजाइनिंग होनी चाहिए, न्याय और समानता को बढ़ावा देना चाहिए, सुरक्षा और रक्षा से संबंधित प्रावधान करने चाहिए, और स्वास्थ्य और कल्याण के संबंध में कुछ कार्रवाइयों को करना चाहिए। साथ ही जलवायु कार्रवाई में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना चाहिए। आगे बात करते हैं मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि मानव तस्करी होता क्या है। तो ये याद रखिएगा, सिंपल है। संयुक्त राष्ट्र ने मानव तस्करी को इस प्रकार प्रभावित किया। किस प्रकार से? कि मानव तस्करी का आशय शोषण के उद्देश्य लोगों के व्यापार, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, किसी दूसरे को सौंपने, अनाथालयों में रखने अथवा खरीदने से है। यह कार्य प्रायः धमकी या जबरन या प्रताड़ना के माध्यम से किया जाता है। मानव तस्करी के 3 सर्वाधिक सामान्य प्रकार हैं। पहला है देह व्यापार, दूसरा है बलाश्रम, तीसरा है बधुआ मजदूरी। ध्यान रखिएगा, 3 सबसे महत्वपूर्ण इसके प्रकार हैं, देह व्यापार, बलाश्रम और बधुआ मजदूरी। अब बात करते हैं मानव तस्करी के कारण क्या है। पहला निर्धनता, दूसरा है महिलाओं एवं लड़कियों के प्रति अपमानजनक सामाजिक और सांस्कृतिक का जो प्रथाएं हैं, तीसरा प्रवास, माइग्रेशन का होना, वैश्विक महामारी, छिद्रित सीमाएं, मतलब जो पोरस हमारी बाउंड्रीज हैं, बलाश्रम में शामिल उद्योगों में वृद्धि इत्यादि। मानव तस्करी का प्रभाव क्या होता है? तो पहला, पीड़ितों में अवसाद और चिंता के साथ साथ मानसिक विकार जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरा, महिलाओं और लड़कियों में अवांछित गर्भधारण, यौन संचारित रोग, HIV, एड्स, मातृ मृत्यु आदि का खतरा सदैव बना रहता है। तीसरा, लांछन, असहिष्णुता और सामाजिक बहिष्कार पीड़ितों को समाज में फिर से शामिल होने से रोकती है, और तस्करी से पीड़ित बच्चे अपने मूल अधिकारों जैसे शिक्षा और जीवन के अधिकार से वंचित हो जाते हैं। भारत में इसके संबंध में जो कानून है, उन कानूनों की बात करें तो 4 महत्वपूर्ण है। पहला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 23(1) के तहत व्यक्तियों का दुर्व्यापार मतलब आपका तस्करी प्रतिबंधित है। दूसरा, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, ये मानव तस्करी की रोकथाम के लिए प्रमुख कानून है। इस कानून का उद्देश्य व्यावसायिक एवं लैंगिक उद्देश्य से शोषण पर रोक लगाना। दूसरा, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013, इसमें संशोधन किया गया है। IPC की धारा जो 370 है, उसको 2 नई धाराओं 370 और 370A से प्रतिस्थापित करके इसमें मानव तस्करी से निपटने के लिए उपाय किए गए हैं। चौथा है व्यक्तियों की तस्करी रोकथाम
देखभाल और पुनर्वास विधेयक 2021। इसमें भी मानव तस्करी संबंधित अपराध के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। मानव, बस यहाँ पे आप चारों के नाम याद रखिएगा, ये चार, ठीक है। मानव तस्करी को रोकने के लिए आगे क्या किया जा सकता है? पहला, यह महत्वपूर्ण है कि वेश्यावृत्ति और देह व्यापार के मध्य में अंतर को समझा जाए। दूसरा, प्रशासन या पुलिस या गैर सरकारी संगठन जैसी एजेंसियों के बीच या विभिन्न देशों के मध्य भी आंतरिक रूप से उचित डेटा साझाकरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता, साथ ही समन्वय की आवश्यकता है। तीसरा, मौजूदा कानूनों को सही से लागू करना जरूरी है। और चौथा, मानव तस्करी के पीड़ित लोगों के प्रति समाज को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। तो ये पूरा सेक्शन हमारा जो है महिला से संबंधित सामाजिक मुद्दों से संबंधित था। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप गूगल पे जा कर के, इंटरनेट पे आप गूगल में जा कर के विजन IAS मेंस 365 डालेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप हिंदी आगे लिख देंगे तो हिंदी वाला सेक्शन मिल जाएगा, इंग्लिश वाला डालेंगे तो इंग्लिश वाला सेक्शन मिल जाएगा। वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इसका PDF का लिंक जो है या PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।